हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन आपके लिए 1 से 2 वीडियो लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है साथियों, वो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। साइंस विषय का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगर इसमें से रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो यूरिया भी रासायनिक उर्वरक है, सुपर फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है और पोटेशियम नाइट्रेट भी एक रासायनिक उर्वरक है। परंतु अगर सोडियम सल्फेट की बात करें तो जो सोडियम सल्फेट होता है ये रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो प्लास्टिक के कारण उत्पन्न होती है। पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या पॉलीएथिलीन। तो प्लास्टिक के कारण अगर देखें तो प्लास्टिक के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन जो गैस होती है ये प्लास्टिक के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। इस पर स्कर्वी रोग अगर किसी को हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी सहायक क्या हो सकता है। तो आम, पपीता, आंवला या बेर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आंवला। आंवला जो होता है इससे विटामिन सी मिलती है और यह स्कर्वी के रोग के इलाज में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और चौथा नंबर प्रश्न साथियों कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपाधियों का वर्णन है। किस अभिलेख में, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपाधियों का उल्लेख किया गया है या विभिन्न उपाधियों को वर्णित किया गया है। तो जूनागढ़ का अभिलेख, भीतरी अभिलेख, नासिक अभिलेख या सांची का अभिलेख। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की अगर कभी भी बात करें तो ये रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है और इसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न विभिन्न उपाधियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न साथियों कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। अगर तक्षशिला की बात करें तो ये शिक्षा का बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था प्राचीन काल में। पूछा गया है कि शिक्षा का यह प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। सिंधु तथा झेलम नदी के बीच, झेलम तथा चिनाब के बीच, चिनाब तथा रावी के बीच या रावी तथा ब्यास के बीच। तो अगर तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला शिक्षा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था और ये जो था ये सिंध और झेलम नदी के बीच में स्थित था। तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में स्थित था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों सिंधु तथा झेलम। सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच तक्षशिला नामक नगर स्थित था। अगला और छठा नंबर प्रश्न मित्रों कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो मौर्य काल में शिक्षा के अगर सबसे प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था और चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वो तक्षशिला के ही आचार्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों
इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला, और यही तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था। अगला और 7वां नंबर प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? डबल स्टार लगा लीजिए इस पे। मुद्रा राक्षस की अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, और पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक थे ये कौन थे? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक की अगर बात करें, विशाखदत्त थे, कौटिल्य थे। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य हैं और विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है। बाणभट्ट हैं, कल्हड़ ने राजत रंगिणी लिखी है। तो प्रश्न पूछा गया कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस पुस्तक की अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक हैं ये विशाखदत्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर कल्हड़ की बात करें तो इन्होंने राजत रंगिणी लिखी है, पहली शताब्दी में लिखी थी, और राजत रंगिणी में इन्होंने कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया है। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कुशीनगर। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आप सभी लोगों को पता ही होगा, और इनके ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। अगला और 9वां नंबर प्रश्न साथियों कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? अगर गुलाम वंश की बात करें, दिल्ली पर इसने शासन किया, तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी या बलबन था? तो गुलाम वंश के अगर प्रथम शासक की बात करें तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला और 10वां नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व, आईएनसी से पूर्व जो भारत में सबसे प्रचलित संस्था थी या सबसे प्रमुख संस्था थी वह कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, यंग बंगाल एसोसिएशन था या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो भारत में सबसे प्रमुख संस्था एक्टिव थी, जो सक्रिय थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व भारत में सबसे प्रमुख संस्था मानी जाती है। 11वां और अगला नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, और इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला और 12वां नंबर प्रश्न साथियों कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? सैडलर आयोग की अगर बात करें तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919 में, 1917 में, 1921 ईस्वी में या 1896 ईस्वी में? तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1917 ईस्वी। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? राजीव गांधी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रश्न पूछा गया कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों तमिलनाडु राज्य। भारत का जो दक्षिण का क्षेत्र पड़ता है उसमें एक तमिलनाडु राज्य पड़ता है, और तमिलनाडु राज्य में ही राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान स्थित है। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है?
अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। तो कृत्रिम बंदरगाह की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो कोचीन, मुंबई, विशाखापत्तनम या चेन्नई। तो कोचीन, मुंबई और विशाखापट्टनम जो है ये भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, परंतु जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का प्राकृतिक बंदरगाह ना होकर भारत के लिए कृत्रिम बंदरगाह के तौर पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों चेन्नई। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह ना होकर ये एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, खादर मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो खादर मिट्टी की अगर बात करें तो खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पिडमेंट पर्वतीय मैदान में, बाढ़ के मैदान में, निम्न पत्थर में या खड़ी ढलान में। तो खादर मिट्टी की अगर बात करें तो खादर मिट्टी जो होती है यह बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, खादर मिट्टी बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात, यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी पर या नर्मदा नदी पर। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी जो है इस पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों कि संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा की अगर प्रारूप समिति की बात करें तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो प्रारूप समिति की अगर बात करें तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और इसके जो कुल सदस्य थे वे कुल सदस्य थे 7। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसने संविधान के प्रारंभिक ब्यौरा जो तैयार किया था उस पर चर्चा की और संविधान सभा में अंतिम रूप पे उसको प्रस्तुत किया था। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? केपी मेनन, वीएन राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जगजीवन राम। तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला और 19वां नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न पूछा गया कि फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो ये सबसे पहले तो महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की सर्व प्रमुख कवियत्रियों में से एक है, उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। तो दूसरा पूछा गया कि फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए या हाथ की छपाई के लिए। तो फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद जो है ये हाथ की छपाई के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इत्र निर्माण के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? वर्ष 1990 में, 1917 में, 1975 में, 1990 में या वर्ष 1992 में। तो उत्तर प्रदेश में अगर किसान बही योजना की बात करें तो किसान बही योजना जो है ये उत्तर प्रदेश में 1992 ईस्वी में लागू की गई थी। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।